आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है इलुटेरिया प्रकाशन से लिया गया है। आवाज़ का सेट नंबर 10वां होगा। इस वीडियो के पहले तक सेट नंबर 9 को कंप्लीट किया जा चुका है। आप अगर उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिस्ट आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं, या तो उसका लिंक जो है हम इसका आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप उससे जुड़ करके और देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग अभी केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं, और मैथ और रीजनिंग का जो वीडियो है उसको आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग वाले टॉपिक को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें जो कुछ प्रश्न है इसका पीडीएफ जो है थोड़ा सा इसमें आपको कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ करके मिला रहे हैं। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इसको सेट से ही पूरा पढ़ करके मिलाते हैं। बस 2-4 प्रश्न ऐसा आपको दिखेगा, अब बाकी का जो पीडीएफ है वो ठीक ठाक है। पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया। तो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में। कब किया गया था? 1952। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 1952। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 1952। तो इसका मुख्य कार्य क्या था? जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना था। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है किया था किसके द्वारा? तो एक देखिए, एक ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आपको, क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्रिप्स मिशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश। और ये 73वां संशोधन अधिनियम जो है कब आया था? 1992 में आया था। कब आया था? 1992। क्वेश्चन नंबर 4 है किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसके लिए कौन सक्षम है? इसके लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो ये कथन किसका था? के.एम. नाम्बियार का। किसका? के.एम. नाम्बियार का। इन्हें कहा था कि राष्ट्रपति का जो राजकीय आपात है ये संविधान के साथ धोखा है। के.एम. नाम्बियार। क्वेश्चन नंबर 6 है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था जो है किया गया है कि कोई एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। इसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? तो किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? तो संथानम समिति। कौन सी समिति था? संथानम समिति। इसके अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया? 1964 में किया गया। 1964। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। 8वां प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में। कितना में? अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, अनुच्छेद 263। क्वेश्चन नंबर 9 है शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो शिल्प वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। किसका? अथर्ववेद का। और ऋग्वेद जो है आयुर्वेद का उपवेद है। और सामवेद जो है गंधर्ववेद का उपवेद है। यजुर्वेद जो है धनुर्वेद का उपवेद है। और अथर्ववेद जो है शिल्प वेद का उपवेद है। तो आप चारों वेदों के बारे में यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है इसमें गलत कौन सा होगा? सोलंकी वंश का पृथ्वीराज प्रथम जो है क्या है? इससे सही सुमेलित नहीं है। सोलंकी वंश की स्थापना जो है मूल राज ने किया था। किसने? मूल राज। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है और बाकी सब तो सही है। तो सोलंकी वंश का स्थापना किसने किया? मूल राज ने।
और इन्होंने जो है इस वंश पर शासन किया था 942 से लेकर के 955 तक, 942 से 955। यहाँ ऑप्शन हो गया कौन सा वंश, सोलंकी वंश। और बाकी वंश को जब ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ सबको स्पष्ट दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है इधर। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? किस विजय के बाद? तो चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध जब जीता था शेरशाह सूरी, तो उसी ने अपने नाम के पहले क्या लगाया था, शेरशाह की उपाधि धारण किया था। अब ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं के साथ लड़ा गया था ये। और आपको पता होगा कि हुमायूं जो है मुगल काल का संस्थापक रहा है मुगल से। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो किसको पराजित कर? तो देवराय के युद्ध में। किस युद्ध में? देवराय के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित किया था और अपना जो है राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1659 ईस्वी में, 1659। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ था। कहाँ? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? कब पारित किया गया? 1918 में। कब पारित किया गया? 1918। जब तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया गया था उसके बाद की बात है, 1918 में पारित किया गया था। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ विद्रोह का केंद्र, एक तरफ नेतृत्व करता। तो सबसे पहले लखनऊ से मिला रहा है। तो लखनऊ से विद्रोह का केंद्र जो था उसका नेतृत्व करके किसने किया? कौन थे लखनऊ से? तो लखनऊ का थे बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला ही इसका सही है, बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब, तो इसको 3 में मिलाइए। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इसको 2 में मिलाइए। और इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली, तो इसको मिलाइए 4 में। तो 1 3 2 4। तो देखते हैं 1 3 2 4 कहाँ है। 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा होगा, 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1945 में जो आयोजित हुआ था, कहाँ? शिमला सम्मेलन कांग्रेस का, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका नेतृत्व जो है अपने हाथों में लिया था। 17 है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी है? प्रथम संस्था कौन सी है? तो आत्मीय सभा। प्रथम संस्था कौन है? आत्मीय सभा। और अनेक इनके द्वारा स्थापना किया गया था, जैसे ब्रह्म समाज, वेदांत कॉलेज, है ना, बहुत सारा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता के से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो किसने किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट। कौन शामिल नहीं था उसमें? एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एनी बेसेंट। और इसका गठन कब किया गया था इस कमेटी का? तो 1928 में, 1928 नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है 1930 में प्रस्तुत किया था। कब? 1930। अब क्वेश्चन नंबर 21 है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरता है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरता है? तो नाइजर से नहीं गुजरता है। कहाँ से? नाइजर से। अब 22 के बाद 23 में आइए। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जो एक ही विशाल भूखंड था उस टाइम का नाम पूछता है तो क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा गया। उसे क्या कहा गया है? पेंजिया। तो धीरे धीरे टूट करके अलग अलग द्वीपों में बट गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को। किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। 25 से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो माउंट पेरिकुटिन, ये फिलीपींस के साथ जो जोड़ रहा है ये सुमेलित इसमें नहीं है। माउंट पेरिकुटिन जो है
ये मेक्सिको में है। कहाँ ये? मेक्सिको। ये सब क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है सब। क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे माउंट रेनर यूएसए में, माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटिन ये मेक्सिको में होना चाहिए, और माउंट एपो ये कहाँ है? फिलीपींस में। तो बाकी सही है, लेकिन ये जो है इसमें गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो स्थल अवरुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो ईरान क्या है? ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसका सीमा जो है महासागर और समुद्र से मिलती है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। इसमें देखिए कौन सा गलत है। पहला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। तो यही तो गलत है इसमें। ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए कैनबरा। तो इसमें सबको शायद मिलाना होगा, तो हम लोग जरा मिला लेते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, तो इसको मिलाइए 2 में। फिर तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान का कहाँ है? दुशांबे। तो इसको मिलाइए 3 में। तंजानिया, डोडोमा, तो इसको मिलाइए 1 में। वेनेजुएला, तो काराकस, तो इसको मिलाइए 4 में। तो 2 3 1 4। चलिए मिलाते हैं। 2 3 1 4 कहाँ है? तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी में, 2 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। किसके बीच? ओंटारियो झील और ईरी झील, इसके बीच स्थित है कौन? नियाग्रा जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना क्या है? ये मुद्रास्फीति के कारण संभव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ऐसा जब घोषणा किया है तो यह अर्थ क्या निकलता है कि जो वाणिज्य बैंक है उसके पास उधार देने के लिए जो मुद्रा है वो कमेगा। एक से मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है कि राजकोषीय नीति का पूरक। क्या है? एक राजकोषीय नीति का ये पूरक है। कौन सा नीति? मौद्रिक नीति। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ग्रामीण विकास के लिए कौन सा नहीं है? CRY जो क्राई स्कीम है ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए और बाकी जो दिख रहा है सब है, ये सब योजना है ग्रामीण विकास के लिए, लेकिन CRY जो क्राई ये योजना है ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। अगला है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो कौन सा मंत्रालय है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये क्या है? भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो इसका प्रकाशन जो है IMF द्वारा होता है। किसके द्वारा? IMF द्वारा। IMF की स्थापना कब किया गया था? 1944 में। 1944 में किया गया था IMF की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो भारत जेंडर बजटिंग जो इसकी शुरुआत कब किया गया? तो केंद्रीय बजट 2005-6 में इसका शुरुआत किया गया। केंद्रीय बजट 2005-6। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू किया गया है? गीता कार्मिक बीमा योजना इसकी शुरुआत किसने किया है? इसकी शुरुआत किया है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा शुरू किया जाने वाला और अनेक योजना है, जैसे आसरा पेंशन योजना तेलंगाना, बुनकर बीमा योजना तेलंगाना, ये सब तेलंगाना से जुड़ा हुआ बहुत सारा है। ऐसे जितना योजना अभी चल रहा है वर्तमान समय में वो सारी योजना को एक साथ करके हम इसका वीडियो बनाए हैं। आप उसका लिंक जो है इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन सा योजना जो है राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा या फिर किसी और संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, उसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। 37वें विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है 131वां। कौन सा स्थान है? 131वां। और प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। और अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान है उत्तर कोरिया का। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान सिंगापुर का। और पहले किस में देख रहे हैं हम लोग? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर, अंतिम स्थान कोरिया और भारत का स्थान 131। इतना तो जरूर ध्यान रहना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 में। 39 का प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब है? 5 अक्टूबर को।
क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? तो कौन सा तूफान ने? तो मोचा तूफान ने। कौन सा तूफान या जो चक्रवात कहिए? मोचा। कब आया है? 2023 का ही घटना है, 2023 का ही, और ये जून 2023 की घटना है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो कितना परसेंट है? तो 2.91%। कितना परसेंट? 2.91%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो लोक कार्य से है। किससे? लोक कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है, दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? तो दीप ग्रेस इक्का का संबंध जो है ये किससे है? तो इसका संबंध है किससे? हॉकी से है। किससे? हॉकी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, हॉकी। और इन्हें 2023 में ही अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2023 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया है? अर्जुन पुरस्कार। किनको दिया गया है? दीप ग्रेस इक्का। क्वेश्चन नंबर 44 है, द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है कौन? कार्तिक गोंजाल्विस। कौन है? कार्तिक गोंजाल्विस। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? भारत में किया गया। कहाँ किया गया? भारत में। इसमें कुल 9 सदस्य हैं। कितना सदस्य हैं इसके? 9 सदस्य हैं। 46 है, किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने लॉन्च किया है। किसने? एसबीआई ने। 47 है, भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? तो ऑटो बाजार के निर्माण में भारत का स्थान जो है तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा। 48 है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस से नाम से जाना जाता है? तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसको नाम क्या है? तो शांति पाइपलाइन। कौन सा पाइपलाइन? शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न कि पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो पेगासस स्पाईवेयर जो है इसको विकसित किसने किया है? तो इजराइल ने विकसित किया है। किसने? इजराइल। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, इजराइल। अब 50 में आइए, निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो सत्य फल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सेब क्या है? एक सत्य फल का उदाहरण नहीं है। तो असत्य फल के अंडाशय से न प्राप्त होकर के फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है, जैसे अंजीर, सेब, अनानास आदि असत्य फल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सत्य फल का उदाहरण जो है सेब है, क्योंकि यह अंडाशय से प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उससे क्या होगा? तो संयोजकता जो है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। कार्बन 12 परमाणु में क्या क्या होता है ये बताना है। तो कार्बन 12 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ए जो है सही उत्तर है। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन और उसमें 6 न्यूट्रॉन भी। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो जब कोई कीट पतंग या फिर बिच्छू डंक मारे तो उसके आराम मिलने के लिए क्या जरूरी है? तो उसमें बेकिंग सोडा अगर वहाँ पर लगाया जाए तो उससे आराम मिल सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है? क्षारीय होता है। और डंक जब मारता है कोई चींटी या फिर कुछ भी हो तो उसमें अम्ल आ जाता है। तो उदासीन करने के लिए क्षार मिलाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और क्षारीय का 7 से, अम्लीय का 7 से अधिक और क्षारीय का 7, अम्लीय का 7 से कम होता है। देखिए उल्टा हम बता रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से मिलाइएगा। अम्लीय का 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और उदासीन का 7 होता है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है? तो सूर्य की ओर जो सूर्यमुखी घूमते रहता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है फोटोट्रोपिज्म। क्या कारण है इसका? फोटोट्रोपिज्म, जिसका अर्थ है आप समझ सकते हैं प्रकाश की दिशा में पौधों की वृद्धि। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इनमें से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है। तो पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल है। कौन है? एब्सिसिक अम्ल। क्या है? पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है, तो पौधे की वृद्धि को रोक देता है। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा होगा?
तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है माइट्रोपिया। तो माइट्रोपिया यानी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आवर्धन है ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऋणात्मक। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होने का मुख्य कारण क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन। तो अब आइए 61 में, टांका किस अवयवों का मिश्रण है? तो टांका एक मिश्रण है, इसको क्या मिला करके बनाया जाता है? तो टीन और शीशा मिलाते हैं। इसमें क्या? टीन और शीशा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टीन और शीशा। इसमें टीन की मात्रा 67% और शीशा की मात्रा 33%। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन नहीं है? तो मेडुला क्या है? यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि है। कौन है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शहद का प्रमुख घटक, तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रक्टोज। इसकी मात्रा जो है लगभग शहद में 38% तक होता है। और शहद के अन्य घटक ग्लूकोज, माल्टोज और शर्करा है, लेकिन मुख्य घटक है इसका फ्रक्टोज। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन अधिक आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक कौन है? प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन। मांसपेशियों के निर्माण होने के लिए, वृद्धि के लिए, है ना, सबके लिए आवश्यक है प्रोटीन, जो आपको दाल से प्राप्त होता है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लीहा। अब मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने के कारण होता है, जिसमें स्प्लीन जो है प्रभावित होता है, यानी प्लीहा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ जीव है, एक तरफ संघ है। किस संघ का ये जीव है? सबसे पहले है तारा मछली। तो ये जो तारा मछली है ये किसका है? ये है संघ एकाइनोडर्मेटा का। तो ऑप्शन नंबर ए को मिलाइए, एकाइनोडर्मेटा। फिर पायला किसके साथ है? संघ मोलस्का का। तो ये भी सही है, जो कहता हूँ सीधा सीधा लिख दिया है। नेरिस का है संघ एनेलिडा, ये भी सही है। और एक और है, क्या है ये? पैलेनेरिया। तो संघ है संघ प्लेटी हेलमिनथीज। तो इसका 4 में ये भी सही है। तो आप चाहें तो चारों को ध्यान रख के याद कर सकते हैं। तो लगातार इसको मिलाना है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में इसका सही है, 1 2 3 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? तो रक्त का आयतन जो है शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है लगभग कितना प्रतिशत? तो लगभग 7%। कितना प्रतिशत? लगभग 7%। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लगभग कितना %? 7%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही कीजिए, लगभग 7%। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। फिर है कि कह रहा है कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पता होगा आपको, पत्ती यानी लीफ। तो लीफ का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। अब ये हो गया 69 के बाद आते हैं 70 में। तो 70 का प्रश्न है, एक चुंबकीय बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? इसको पता किसके द्वारा लगाता है? एक कंपास सुई द्वारा हम लोग इसका पता लगा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? तो किस तंतु के अणु में प्रोटीन इकाई होता है? तो रेशम में। किसमें? रेशम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रेशम। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर उपयोग करके बनाई जाती है? तो मौसम का रिपोर्ट के लिए थर्मामीटर का उपयोग किसका किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है अधिकतम न्यूनतम का। किसके लिए? अधिकतम और न्यूनतम का उपयोग जो है मौसम की रिपोर्ट थर्मामीटर के लिए किया जाता है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो है निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? कंपन का आयाम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। तो कोशिका में जो जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। 75 आज का लास्ट प्रश्न है, अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, सही है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये क्या है? गलत है। और है इसमें
लेकिन इसमें अल्फा किरणें जो है ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, तो यही क्यों सही है इसका ए और बी दो सही है। अल्फा किरणें क्या है, ऋण आवेशित प्लेट की ओर भी विक्षेपित होती है ना। तो ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए और बी दोनों। क्लियर। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था। अब ये सेट नंबर कौन सा था, सेट नंबर 10वां था ये। अब इसका सेट नंबर 11 होगा। तो अगर आप इसमें जीके और जीएस वाले प्रश्न को छोड़ करके मैथ और रीजनिंग वाले प्रश्न भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो वीडियो यहाँ पर दिख रहा है दाएं साइड में, उस पर आप क्लिक करके अब इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग वाले टॉपिक को भी। तो इसमें टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, उसका भी आपको लिंक यहीं मिल रहा है, आप वहां से इस पर भी जा सकते हैं। किसी टॉपिक को अगर आप तैयार करना चाहते हैं मैथ में या फिर रीजनिंग में, तो उसके लिए आपको लिंक यहाँ पर उपलब्ध है, आप इस लिंक से उसको भी तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो को बंद लास्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है आपको बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें सारे टॉपिक को शामिल किया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगला वीडियो होगा फिर इसी का सेट नंबर 11। तब तक के लिए बाय।